नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। बड़ा उलटफेर करते हुए रिपब्लिकन ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार को आश्चर्यजनक रूप से पछाड़ दिया। अमेरिका के 240 साल के इतिहास में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सपना देख रही डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन को जोरदार झटका लगा है। पूर्वानुमानों में हिलरी को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन आखिर में हिलरी का पाला पूरी तरह से ही हिल गया। और जैसे ही हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, इस बार की जीत में फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना और ओहायो जैसे राज्यों ने अहम भूमिका निभाई है। रिपब्लिकन पार्टी ने, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने से लेकर चुनाव प्रचार तक हर जगह ट्रंप विवादित रहे। यहां तक कि उनके कारोबारी जीवन के बारे में भी कई सवाल पूछे गए, कई बवाल उठाए गए। बावजूद इसके अमेरिकी जनता ने इतिहास के सबसे उम्रदराज शख्स को राष्ट्रपति चुना है। आखिर ये उलटफेर कैसे हुआ? क्या इतना आसान था? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये रिपोर्ट। तमाम मीडिया घरानों और सेलिब्रिटीज के खुले विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। हिलरी क्लिंटन को मात देने के बाद अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने सबसे पहले इंडिया को थैंक्स कहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने निर्वाचन के 5 मिनट के अंदर भारत और भारतीयों को शुक्रिया कहा है। आखिर ऐसा क्या खास था कि बड़बोले, उम्रदराज और अरबपति इंसान को अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया, जबकि उसके विरोध में तमाम धुरंधर थे? तो हुआ ये कि बदलते वैश्विक माहौल में इस बार अमेरिका में भी चुनाव इस्लाम कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ा गया और डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम खुलकर इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मजेदार बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने में ही पसीने बहाने पड़े थे। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए जब ट्रंप प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बन गए तो विपक्षी खुद ट्रंप के रिपब्लिकन साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें विवादित करार दे दिया गया। लेकिन इस मौके पर ट्रंप का साथ दिया भारतीय मूल के अमेरिकी हिंदुओं ने और साथ भी खुलकर सरेआम दिया। दरअसल अमेरिका में यहूदियों के बाद सबसे ताकतवर और असरदार समुदाय अगर कोई है तो वो है भारतीय मूल के हिंदू। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय मूल के लोगों ने चंदा देने में हिलरी क्लिंटन को भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जिस तरह भारतीय हिंदू समुदाय ट्रंप के साथ खड़ा हुआ तो उससे अकेला पड़ा ये राष्ट्रपति उम्मीदवार जोश से भर गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित हुए, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सधे हुए अंदाज में ट्वीट कर बधाई दी। मसला महज अमेरिका तक सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिका का असर पूरी दुनिया पर है। लिहाजा लोगों के जहन में मुसलमानों के लिए ट्रंप का नजरिया ज्यादा कौन था? लेकिन आने वाले दिनों में यही समीकरण दुनिया के 100 देशों के चुनाव पर सीधा असर करेगा। आतंकवाद और दूसरों को बर्बाद कर देने की घृणित मानसिकता रखने वालों के खिलाफ अब दुनिया एकजुट हो रही है। इसी फैक्टर ने ओबामा, हिलरी क्लिंटन जैसे दिग्गजों की कोशिश और अपील को खारिज कर दिया और अमेरिका को इतिहास का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति दे दिया। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो आपको बता दें कि जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। Tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. And now, I'd like to take this moment to thank some of the people who really helped me with this, what they are calling tonight, very, very historic victory. We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our people
and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It's going to happen. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations, willing to get along with us. We will be. तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को हिंदुओं, भारतीयों, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन बताया था, जिसका फल उन्हें चुनाव परिणाम में मिला भी। सुनिए जरा। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. An entire new India. Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. Indian Americans have the highest rate of entrepreneurship and college graduation in our country. A Trump administration, that's pretty impressive, by the way. You don't hear that often, I will tell you. A Trump administration will massively lower taxes for our small businesses, eliminating job-killing regulations, and we will repeal and replace job-killing Obamacare, which is a disaster. But as we all know, we can't have prosperity without security, and that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism, a word that our president doesn't even use. It's a word our president refuses to use. Hillary Clinton, as I call her, Crooked Hillary, does not use that term. India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai. And I mean, look, Mumbai is a place that I love. It's a place that I understand. So for all of the people in Mumbai, the attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. India is the world's largest democracy, an amazing statement, and is a natural ally of the United States. Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दत्ता हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ महमूद आलम हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, विजेंद्र मुद्गल हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ मेरे साथ वाशिंगटन से जुड़ी हुई हैं संगीता दुआ जो 2-3 दिन से लगातार हमारे साथ हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं। संगीता दुआ, आवाज़ सुन पा रही हैं आप मेरी? सबसे पहले सवाल क्योंकि मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। बिल्कुल आपके दे रही है। कांग्रेचुलेशंस। और आप यही चाहती थी और आपने बताया भी था कि किस तरीके से इंडियंस वहां पर फंड रेजिंग करके बहुत ज्यादा कैंपेन में जुटे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और आप लोगों की जीत हुई। बिल्कुल आप हमारी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी थकी हुई आवाज है। मतलब हम लोगों ने इतना कैंपेन किया है पिछले 6 महीनों से। मेरा जो डाइवर्सिटी टॉक शो है उसके अंदर हम जब लोगों को प्रमोट कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और लास्ट नाइट मतलब पार्टी, इतनी जबरदस्त पार्टी जो कि एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स यहाँ पे आए हुए हैं अमेरिका में, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बीच में हम लोग जब सेलिब्रेट कर रहे थे इस ओकेजन को, इट वाज अ मोमेंट, वो हमारे लिए बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट थी, स्पेशली इंडियंस के लिए। और सॉरी अबाउट माय वॉइस क्योंकि काफी लेट हो गया था। वी गॉट होम अराउंड 2 o'clock
एंड लेकिन ये बहुत एक हम हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम लोग का साथ उन डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहा, और डोनाल्ड ट्रंप और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बनेगी, सरकार बनेगी, वो हमारे हक में होगी और हमारे साथ होगी, हम उनके साथ होंगे और उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो है वो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। बहुत कम संख्या में होते हुए भी, सिर्फ 2% इंडियंस अमेरिका में होते हुए भी वी वर एबल टू मेक एन इम्पैक्ट, दैट इज अपलॉडेबल। हम समझ सकते हैं। आप बनी रहें संगीता दुआ हमारे साथ। सवाल अब ये है मिस्टर दत्ता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और ख़ास तौर से कई बार कहा भी गया कि यहाँ पर जिस तरीके से हवन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कई लोग जिताना चाहते हैं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य के लिए, ख़ास तौर से भारत और अमेरिका के भविष्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप ठीक साबित नहीं होंगे। इसमें पहला रिएक्शन आपका लेना चाहूँगी, क्या कहेंगे जीतने पर उनके? शशि, सबसे पहले तो मैं अमेरिका के जनता को बधाई देता हूँ इस ऐतिहासिक जीत के लिए, और ख़ास करके मेरे जितने सारे प्रवासी भारतीय नागरिक हैं वहाँ पे, भारत के जितने सारे लोग हैं वहाँ, उन सबको शत शत बधाई है और नमन है मेरे तरफ से। और मैं मानता हूँ कि भारत और अमेरिका के लिए ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है जी। और हमारी जो एक अनफोल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पिछले 25 साल से चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस पे अल्टीमेट मोहरा अब लगने जा रहा है अमेरिका के तरफ से, और शायद हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में इससे बेटर संबंध अब और नहीं हो सकता है, जो आने वाले दिन में मुझे दिखाई देता है। मैं मानता हूं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के परिप्रेक्ष्य में और एशिया प्रशांत के परिप्रेक्ष्य में ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी एक राजनीतिक एक यू टर्न है या फिर एक वाटरशेड मोमेंट है, ना ही अमेरिका के राजनीति के लिए पर भारत जैसे मुल्क के राजनीति के लिए भी। और खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया इसलिए मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया और एशिया प्रशांत इसलिए मैंने उल्लेख किया क्योंकि भारत के लिए भी कहीं ना कहीं पे नासूर का जो काम कर रहा है या फिर नासूर होके जो खड़ा हुआ है, वो भारत के बगल में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और उसका जो आका है चीन, और चीन कहीं ना कहीं पे अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और दुनिया के सबसे पुराना डेमोक्रेसी जब एकजुट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तमाम इश्यूज को हैंडल करने के लिए और उसका एक समाधान निकलने के लिए, और खास करके आर्थिक विकास के लिए पूरे दुनिया में, ताकि आर्थिक संतुलन बरकरार रहे, और उस पे चीन का जिस हिसाब से एक डंपिंग की जो स्ट्रेटजी बन रही है पूरे दुनिया में, हर मुल्क को आर्थिक रूप से तहस नहस कर दो, जिसके चपेट में अमेरिका भी है और हिंदुस्तान भी है। ये तमाम जो विषय है, मैं मानता हूं कि इन सब चीज़ों पे भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होगा आगे जाके। और उसके साथ साथ ये बेशक है कि आपके आतंकवाद, खास करके कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को लेके जिस हिसाब से पश्चिम और अमेरिका जूझ रही है और भारत तो लगातार से जूझ रही है, पता नहीं कितने सालों से जूझ रही है, उसको भी एक अंतिम लड़ाई जो है आतंकवाद के विरोध में, उस पे जो मुहिम है वो मुहिम को अब काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी मिलेगी। और मेरा मानना है कि शायद अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कहीं ना कहीं पे आतंकवाद का अंतिम लड़ाई होगा। इससे रिलेटेड मेरे मन में सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर, जिस तरीके से महमूद आलम हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है कि अमेरिका को अमेरिका बनाए रखना डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा और पहला चैलेंज होगा, मानते हैं आप? देखिए शशि, अगर आप ये देखें, यही एक तरीके से आप डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है जी। आप ये देखिए सारे सर्वेज क्या बोल रहे थे और हुआ क्या। लेकिन उसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से ये एक रेसिस्ट भी आप बोल सकते हैं, किस तरीके से गोरे लोग निकले वहाँ पे और बड़ी लंबी तादाद में उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया। उसके अलावा जो मेन मुद्दा था वहाँ पे वो वहाँ की इकोनॉमी थी। नो डाउट पिछले 6 महीने में कुछ उनकी इकोनॉमी सुधरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो उनका डेट जो है कितना बढ़ा है। उसके अलावा एक मेडिकल का बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा एक चीज़ और है
जो आप देखें जो वहाँ की इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओहायो, डेट्रॉइट वगैरह, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और वाइट्स में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा जो वहाँ पे पेंशन है वो स्टॉक की तरह है और 2008 के बाद जो है वहाँ पे पेंशन भी बहुत कम हुई है। तो इन सारी चीज़ों को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग की और उसको भुनाया। अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहता है कि इंडिया और अमेरिका का, तो आज आप ये देखिए ओबामा थे या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? वो इस वजह से बात कर रहे हैं कि आज अमेरिका को हमसे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को है। आज अमेरिका, उसके अलावा देखिए आप जीयूस के बाद इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और वो इसको मानते हैं। तो होपफुली, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए आप, जब वो कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोलते थे? प्रेसिडेंट बनने के बाद ही एकदम से उनका क्या है, वही सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना है जो हमारे साथ चलना चाहेगा। जी, हम समझ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन विजेंद्र मुदगल जी, तमाम चीज़ों को अगर हम देखें और ख़ास तौर से कहा जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंजेस के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को अमेरिका बनाए रखना, या फिर वहाँ पे जिस तरीके से हेल्थ टेररिज्म है, जिस तरीके से वहाँ की हम वेपन्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और उनसे मजबूती से बाहर आना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 10 जो कह रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू बहुत बुनाया भी उन्होंने तमाम चीज़ों को, साथ ही साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी। नहीं, जब मैं तो प्राइमरीज से शुरू करता हूँ कि जब ये प्राइमरीज रिपब्लिकन पार्टी के चल रहे थे तो वहाँ का तमाम मीडिया ये विश्वास ही नहीं कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैंडिडेट बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन उसमें अमेरिकन मीडिया ये बात को भूल गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राइट फ्रॉम द डे वन उन्होंने बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पे सीधा बोलना शुरू किया, जैसे आतंकवाद के बारे में, कट्टरवाद के बारे में। तो उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और वो टेम्पो उनका आखिर तक बनता चला गया। अब जहाँ तक भारत का और ट्रंप साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके जो ताल्लुक आने वाले जो हैं कि मिस्टर ट्रंप की इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बॉम्बे में इनका ट्रंप टावर है, पूना में मेरे ख्याल बन रहा है। तो ट्रंप नोज अबाउट इंडिया वेरी वेल। और दो एस्पेक्ट जरूर रहेंगे, एक पाकिस्तान के बारे में एक पॉलिसी क्लियरेंस क्लैरिटी के साथ शायद ये आए, क्योंकि मेरे को अफगानिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑफ जो चीफ थे उनकी एक स्टेटमेंट याद आती है कि तालिबानों से लड़ने से क्या फ़ायदा, पाकिस्तान के ऊपर ही बम डालना चाहिए अमेरिका को, इधर उधर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बम तो शायद नहीं डलेगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ढुलमुल मतलब रवैया रहा है उसमें एक क्लैरिटी आने की संभावना लगती है। संगीता दुआ, हमें याद है जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही थी उसमें बार बार कहा जा रहा था कि बिल्कुल सीरियस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही साथ कई बार किस तरह के आरोप लगे और इस बार तो लगा कि कहां तक जा सकती है राजनीति। हमें लगता था सिर्फ भारत में ही इस तरह की छीछा लेदर होती है, अमेरिका में भी हमने देखा कि किस स्तर तक चली गई थी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का वो दौर। कहा यह भी गया कि डोनाल्ड ट्रंप आज जो कहते हैं वो कल भूल जाते हैं, 70 साल के हैं, वो अपनी बात पे टिकते नहीं हैं, एक्सपीरियंस उनको है नहीं, सुनने की आदत उनको है नहीं। यानी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद वहां का राष्ट्रपति बनना, हम समझ सकते हैं कि कितनी कठिन और कितना मुश्किल भरा सफर रहा होगा। बिल्कुल, उनके लिए सफर तो आसान नहीं था, लेकिन देखिए कि जिसके लॉबिस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं वो उसके अगेंस्ट हो, मीडिया उनके अगेंस्ट हो, एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो डेमोक्रेट्स तो छोड़ दें, यानी कि आरएनसी जो कि ऑलरेडी जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो बहुत पुराने जिस तरह से कांग्रेस है, वो भी उनके अगेंस्ट थे। लेकिन उनका साथ देने वाले कौन थे? जनता। जब जनता ने उनका साथ दिया तो वो प्रेसिडेंट बन पाए। और जनता ने उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जो आवाजें उठाई, उन्होंने जो इश्यू आए वो जनता के इश्यूज थे। उन्होंने हर एक इंसान को टच किया, जो कि जो कॉमन लोगों के जो इश्यूज थे वो उन्होंने डिस्कस किए, उनकी आवाज उठाई। और जनता की आवाज उठाने के लिए ही उन जनता ने उनको चूज किया। बिल्कुल, इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने
जनता की के आवाज मन को सुने। जाना है, जनता की आवाज को उठाया, उसे और बुलंद तरीके से कहा कि हम इसके सॉल्यूशंस रखेंगे और इसी वजह से उन्हें चुना गया। लेकिन मिस्टर दत्ता, जो आप कह रहे हैं कि चाइना का आपने देखा कि चाइना किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन, कहा यह भी जा रहा था, जो सेफोलॉजिस्ट थे और जो तमाम एक्सपर्ट्स थे, कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि अगर अमेरिका को बर्बाद करना है तो वहां डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना जरूरी है, और इसीलिए पुतिन के साथ साथ चाइना भी यही चाहते हैं कि यही राष्ट्रपति बने। चाइना की जो मानसिकता है या फिर चाइना की जो सोच है वो तो पूरा दुनिया जानते हैं। चाइना के दृष्टिकोण में केवल अमेरिका नहीं है, चाइना के दृष्टिकोण में पाकिस्तान खुद भी है। पाकिस्तान का भी बर्बादी चाइना चाहता है। और ये जो आपका गदार तक जो कॉरिडोर बन रहा है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं पे एक न्यू कॉलोनाइजेशन है चाइना के तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। तो चाइना तो किसी का भी नहीं है। चाइना, मैं समझता हूँ कि खुद का भी नहीं है चाइना। आप एथनिक क्लेंजिंग उठा के देख लीजिएगा, तिब्बत में, जिंगजियांग में, मंचूरिया पे, तमाम जगह पे जिस तरह की चीजें हो रही है। तो चाइना तो सिर्फ अपने जो छिचौरा हित है उसी को जानता है और किसी और चीज को समझता नहीं है। और मेरा मानना है कि अमेरिका में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये बात यहाँ पे भी नोटिस की गई है। सिर्फ पाकिस्तान ही ये चीज नोटिस नहीं कर रहा है और इस चीज का उनको एहसास नहीं है कि चाइना जो है वो अपने सी पैक के लिए उनको यूज कर रहा है। चाइना का जो मकसद है वो पाकिस्तान को बढ़ाना नहीं है, उनको प्रोग्रेस देना है ही नहीं। चाइना तो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल। मैं चाइना और पाकिस्तान का रिश्ते को अगर एक ही शब्द में अगर मैं उसको डिफाइन अगर करूं तो मेरा मानना है कि जैसे पाकिस्तान जो भारत के ऊपर जो आतंकवादी भेजते हैं और भारत के विरोध में जो कैंप लगाते हैं आतंकवादियों का, तो उस पे जो वो लॉन्चिंग पैड होता है ना आतंकवादी भेजने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक में जैसे हम लोगों ने ध्वस्त किया है, चाइना के परिपक्ष में पाकिस्तान एक लॉन्चिंग पैड है आर्थिक आतंकवाद पूरे दुनिया में फैलाने के लिए और दक्षिण एशिया में फैलाने के लिए और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया और पश्चिम एशिया में फैलाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि वाशिंगटन पे जितने सारे दिग्गज लोग हैं जो थिंक टैंक है, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या फिर आर्थिक नीति बनाते हैं, क्योंकि मैं बचपन से एक चीज मानता आया हूं कि अमेरिका अपना नीति अगर तैयार करती है तो 100 साल आगे सोच के अपना नीति तैयार करती है और इसीलिए अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी और आर्थिक नीति कमोवेश कामयाब रहता है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका नंबर 1 दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन है, भारत भी जानता है। और रशिया की जहां बात आती है, रशिया और चाइना के बीच में आपस में भी बहुत सारे विवाद है चीजों को लेकर, पर क्योंकि रशिया अमेरिका का हस्तक्षेप दक्षिण एशिया में या फिर आपके पश्चिम एशिया में नहीं चाहता है, उसके चलते कहीं ना कहीं पे हाँ में हाँ सुर मिला रही है रशिया। पर मैं समझता हूं कि भारत के जिस तरह का नेचुरल अलाय रहा है रशिया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, रशिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिस पे भारत के हित का हनन हो। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टेररिज्म की और खास तौर से जिस तरीके से ट्रंप ने बहुत पहले ही आवाज उठाई थी, ट्रंप ने जिस तरीके से प्रॉमिसेस किए थे, क्या उनके लिए अब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, जिस तरीके से पाकिस्तान को एक तरफ आतंकवाद के मसले पर डांटा जाता है लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से पैसे भी तो भिजवाए जाते हैं, क्या उस पर वाकई में कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा? बात करेंगे इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे आप हमारे साथ। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद आरके सिंह के मुताबिक ट्रंप जब अमेरिका की कमान संभालेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में ठहराव आएगा। और बीजेपी की तरफ से किस तरह से नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए। हिंदुस्तान के लिए तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, इसलिए कि जो हमारा असेसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप प्रो इंडिया रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोटेक्शनिस्ट हैं, यानी कि वो चाहते ये हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी में ही अमेरिकी इकोनॉमी में बाहर से इंपोर्ट कम हो। वो एक्सपोर्ट करें लेकिन बाहर से इंपोर्ट कम हो और जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अमेरिका में बने। तो अगर ऐसा होगा तो इसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। ऐसा होगा तो विश्व अर्थव्यवस्था में
मंदी आएगी, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ये चिंताजनक बात है। डोनाल्ड ट्रंप को हम अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के उनकी नेतृत्व में अमेरिका आगे बढ़े और अमेरिका भारत के संबंध जो बहुत समय से अच्छे होते जा रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप और बेहतर हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महमूद आलम, सवाल अब ये, जिस तरीके से हमने डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए सुना, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की वो बात कर रहे थे, हालांकि इस टेररिज्म की बात पूरी दुनिया कर रही है और किस तरीके से टेररिज्म से पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है। भारत की बात करें आप, यूरोप की बात करें आप, अमेरिका की बात करें, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई ठोस कदम ट्रंप उठाएंगे? महमूद आलम, देखिए उन्होंने बोला तो है और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में भी बोला है जी कि हम कुछ ठोस कदम उठाएंगे इस पे। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ इलेक्शन की रैलीज में बात करने वाली बात तो नहीं थी या वाकई में वो सीरियस है। क्योंकि आप अगर उसका इतिहास उठा के देखें अमेरिका का जी, तो इवन ओबामा के ज़माने में भी आप देखें कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान को डांटते थे और दूसरी लेकिन तरफ दूसरी तरफ उनको पैसा भी देते वेपन भी देते थे और वेपन भी देते थे। उसके अलावा मुझे तो इसमें भी कोई कहने में शक नहीं है कि वहाँ की फ़ौज जो है वो पेंटागन के पेरोल पे है जी। उन्हें सब मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान में कुछ करना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, ईरान पे अगर निगरानी रखनी है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना पे निगरानी करनी है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा जो 13 मुल्क हैं जिन पे वो जासूसी करवाता है उसमें इंडिया भी है, उस पर भी उनको ज़रूरत है पाकिस्तान। तो लेकिन उस पर उनको कुछ ना कुछ एक स्टैंड लेना होगा जी। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सोचने का विषय है कि अब वो किस तरीके से जो है ट्रंप को फेस करेंगे। विजेंद्र मुदगल, मतलब ये बहुत बड़ी या दुख की खबर हो गई क्या पाकिस्तान के लिए? नहीं, ये तो वहाँ के जो मीडिया रिएक्शन इमीडिएट आ रहे हैं और वहाँ जो एनालिसिस चल रहा है जी, उसको सुन के ही पता लग जाता है कि वहाँ के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो किस तरह से ओपाइन कर रहे हैं। और लेकिन उनके लिए तो दोनों तरफ से मुश्किल थी। मेरे ख्याल हिलेरी भी कोई प्रो पाकिस्तान नहीं रही है। लेकिन हुआ क्या है कि ओबामा का जो सेकंड फेज था है इसमें बड़ी ढुलमुल सी नीति रही है उनकी। जैसे सीरिया में फंस के रह गए, पहले अमेरिकन जो थे एंटी असाद फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे जी। अब वो वहाँ पे एक अलग वॉर खिंच गई, उसमें रशिया भी आ गया, ठीक। और वहाँ अब ये कहीं कुर्दों को सपोर्ट करके लड़ा रहे हैं और कहीं इधर। तो कुल मिला के अमेरिका अपना रोल खोता जा रहा था मिडिल ईस्ट से भी जी। और ये जो खिता है मतलब हमारा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का, तो यहाँ भी अमेरिका अब कोई बहुत इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाया। पाकिस्तान को ये सब जानते हैं कि तालिबान के सेंटर जो हैं वो तो ऑपरेट पाकिस्तान से ही होते थे, लेकिन डू मोर कहते रहे, लेकिन उनसे कुछ करवा नहीं पाए इफेक्टिवली। और तालिबान आज अभी भी एक फोर्स है, वो उनको सप्लाई कहाँ से आती है? पाकिस्तान से ही आती है ना। ट्रेनिंग कहाँ होती है उनकी? पाकिस्तान में ही होती है। तो अभी तक वो ऑपरेट कर रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़रबे अज़ब का नाटक तो कर रहा है, लेकिन गुड तालिबान और बैड तालिबान का अभी भी वहाँ बहुत बड़ा फर्क है। के लिए लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, जबकि अमेरिका चाह रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ वो एक्शन ले, लेकिन कुछ नहीं किया। संगीता, तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अमेरिका में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रहे उसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। भारत की नज़र से, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत बहुत पहले से चिल्लाता रहा है और त्रस्त रहा है आतंकवाद से, लेकिन यूरोप में या फिर अमेरिका में जब तक बड़े बड़े हमले नहीं हुए तब तक इस आतंकवाद को सीरियसली लिया ही नहीं गया। और अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दो खेमे हैं, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, अमेरिका की भी नज़र में और पाकिस्तान की भी नज़र में। पाकिस्तान की नज़र में हम हक्कानी नेटवर्क को मान सकते हैं, लेकिन बाचा खान यूनिवर्सिटी पर जब हमला होता है तो वो तिलमिला उठते हैं, जब वहाँ पे आर्मी स्कूल पे हमला होता है तो वो तिलमिला उठते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ जब उसी आतंकवाद को इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी सेना भी उसमें साथ है, उनकी सरकार भी उनमें साथ है, ISI भी उनकी साथ है और तमाम आतंकी संगठन भी उसमें साथ मिले हुए हैं। आपका जो सवाल है
उसके लिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की और जो अभी जो नई सरकार बनेगी और जो पॉलिसीज बनेंगी वो बहुत ही अलग होंगी। ओके, वो जो है वो दुनिया में पहले किसी ने ना देखी ना सुनी होंगी। उसकी वजह यह है कि जिस चीजों को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया वो सब चीजें, वो सब इश्यूज पता तो सबको थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता ही नहीं था। चाहे आप रेडिकल इस्लाम को ले लें, चाहे आप रेफ्यूजीज के इफेक्ट को ले लें, चाहे आप मैक्सिकन्स को जो हमारे इश्यूज हैं उनको ले लें, लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे जो चीजें होंगी, जैसे कि वॉल बनाने की बात की जाती है बिटवीन द अमेरिका एंड मैक्सिको, जिससे कि हम चाहते हैं कि ड्रग्स वगैरह का जो है वो स्टॉप हो जाए और स्पेशली वेडिक कर पाए, यानी कि हम जो है वो फिल्टर कर पाए कि हमारी कंट्री के अंदर कौन आ रहा है, बॉर्डर्स को पार करके कंट्री के अंदर कौन आ रहा है। तो जब वो चीज हो पाएगी तो आई थिंक जो टेररिज्म तक की जहां की बात आती है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काफी उठाया और उन्होंने ही इस चीज को सबसे ज्यादा उठाया, बल्कि मैं तो ये आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ह्यूस्टन ही एक ऐसी सिटी है जहां से आवाज उठाई गई थी कि पाकिस्तान को एक टेररिज्म स्टेट डिक्लेयर किया जाए और उसके ऊपर 1 मिलियन के ऊपर जो है वो वोट भी गए थे। ठीक है, लेकिन ये चीज फिर भी हो नहीं पाई, कुछ उसमें ग्लिचेस आ गए और ये सब हुआ, लेकिन ये ऐसी आवाजें यहाँ पे उठाई जाती हैं और उठाई जा रही हैं। जो यहाँ के हिंदूज हैं, जो यहाँ के इंडियंस हैं, वो काफी स्ट्रांग है और बहुत सॉलिड है, मतलब कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है और काफी अच्छे पैमाने पे काम भी कर रहे हैं। और रिचेस्ट कम्युनिटी की, जैसे आपको बताया गया, और वेल्थीस्ट कम्युनिटी है और इंटेलिजेंट लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे हमारी इंडियन बैठी हुई है और अभी जो है मिस्टर राजा रामम वो भी काफी अच्छी पोस्ट पे आ रहे हैं, तो लोकल लेवल पे भी हम लोग काफी अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी वेरी सून। आई थिंक द वर्ल्ड विल सी कि जो चीजें चेंज हो रही हैं, और जहां तक कि पाकिस्तान को अमेरिका एड देता है और उसको सपोर्ट करता है, और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एलाई रहा है और इंडिया एलाई नहीं रहा है, तो वो एक वजह है। जैसे कि बताया कि 11 देशों पे नजर रखने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अब ऐसा और आगे चल पाएगा, अभी आगे और नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत जो है वो सिर्फ दुनिया के सामने आ चुकी है। ऐसे रहता है, हमें उम्मीद करें कि दुनिया के सामने सही में ये हकीकत आ गई और अमेरिका इसके बाद कोई कदम उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बातें कही गई, कहा तो ये भी गया कि सऊदी की तरफ से बहुत सारे ऐसे देश थे जिस तरीके से लगातार जो इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे थे ट्रंप, उसकी वजह से हिलेरी क्लिंटन को फंड किया जा रहा था इन तमाम देशों की तरफ से कि किसी भी तरह से ट्रंप को हराना है, ट्रंप को जीतने नहीं देना। क्या ये एक बड़ी जीत है अगर टेररिज्म के खिलाफ हम देखें तो? मैं समझता हूँ कि जी संगीता जी जी यस, बिल्कुल उनको सपोर्ट मिला था, लेकिन एक्चुअली ये सपोर्ट जो है हिलरी क्लिंटन को सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड से नहीं मिल रहा था, उसको चाइना से भी काफी सपोर्ट था इनडायरेक्टली, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही सबसे पहले तो मुसलमानों को खतरा था, जो कि यहाँ पे बड़ी तादाद में है और काफी इस्लामिक स्टेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मैक्सिकन को बहुत खतरा था, जो कि नहीं चाह रहे थे, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% परसेंटेज इस वक्त जो है वो मैक्सिकन्स की है, वो भी नहीं चाह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आए, क्योंकि वो वॉल खड़ी करके और फैमिलीज को स्प्लिट कर देंगे। लेकिन एक्चुअली आपने सुना, जैसा कि हम पहले से बोलते आ रहे थे कि ऐसा नहीं है। ऑल थ्रू आउट हिज हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन अ डेमोक्रेट, तो वो हमें पता था कि वो मिडल में आ ही जाएगा एक बार इलेक्शन जीतने की बात है, बिकॉज ही इज बीन अ डेमोक्रेट ऑल हिज लाइफ, ही इज बीन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑल हिज लाइफ, ही इज बीन अ वर्कर ऑल हिज लाइफ। एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, वो जो एक दिमाग रखते हैं, जो एक शातिर दिमाग रखते हैं कि किस तरह से को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से हर तरह के लोगों के साथ डील किया जाए, जिस तरह से निगोशिएट किया जाए बाकी कंट्रीज के साथ, वो उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उनको पता है कि कब क्या कहना है, किस तरह से कहना है। ही वाज प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली। और अभी जिस तरह से हम पहले भी, मैंने कहा कई बार, आज तक में भी कहा है और IBN 7 में भी मैं ये बात कर चुकी हूँ कि वो जरूर मिडल में आ जाएंगे। एक बार उनके जीतने की बात है, वो मिड में आ जाएंगे एंड देन ही विल बी वर्किंग विद एवरीबॉडी, and that's exactly what's happening. बिल्कुल, कुछ मिसेस दत्ता?
ये उन्होंने कहा भी है कि सबको साथ लेके चलना है। नहीं, सबको साथ लेके चलना तो ये तो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए अनिवार्य है और बाध्यनीय है, तो इस पे कोई वो आशंकाएं नहीं जतानी चाहिए। यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण पहलू पे मैं जल्दी से छूना चाहता हूँ। एक तो है कि जहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म की जहाँ बात आती है, मैं मानता हूँ कि अब उस पे एक निर्णायक लड़ाई अमेरिका के तरफ से भी लड़ा जाएगा। आप अगर पिछले कुछ महीने का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे और जिस हिसाब से अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में हाल ही में जो रिश्ते खराब हुए हैं, जब अमेरिका के खुफिया एजेंसी और अमेरिका के थिंक टैंक बहुत सारे उन लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि सारा फंडिंग हक्कानी नेटवर्क या तमाम जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने सारे आतंकवादी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं पे सऊदी अरेबिया से ही ओरिजिनेट होता है। और एक तरह से जो एकदम बिल्कुल उंगली दिखाया गया है सऊदी अरेबिया को कि आप जिम्मेदार है इस चीज़ के, वहाँ के सऊदी अरेबिया के जो मोनार्की है या फिर प्रशासन है उस चीज़ को अच्छी तरह से लिए नहीं है। तो वहाँ एक मैं टर्निंग पॉइंट ज़रूर देखता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे जहाँ बात आती है प्रोटेक्शनिस्ट की, जहाँ बात आती है, मैं मानता हूँ कि शायद संगीता जी मेरे बातों से सहमत होंगे कि अमेरिका के लिए नेसेसरी है प्रोटेक्शनिस्ट होना, क्योंकि अमेरिका के मार्केट को जिस हिसाब से चीन ने डंप कर दिया है अपने सामानों से और डंपिंग जिस हिसाब से चल रही है, आज अगर अमेरिका अगर प्रोटेक्शनिस्ट होती है और अगर मेक इन अमेरिका अगर नारा देती है तो वो कहीं ना कहीं पे चीन के विरोध में होगा, क्योंकि सारा डंप किया हुआ सामान उसको लतार के बाहर निकाला जाएगा और वो भारत के परिपक्ष में और भारत के हित में फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दुनिया में उसके चलते कहीं ना कहीं पे एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। निगेटिव इंपैक्ट अगर पड़ेगा अमेरिका के प्रोटेक्शनिस्ट रेजिम के चलते, वो सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट चीन के इकोनॉमी पे पड़ेगा और वो भारत के हित में है। दूसरी बात जहां पे ये आती है कि भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जो बात चल रही है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है तो इसलिए अमेरिका का मजबूरी है पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड के हिसाब से तमाम मुल्कों पे नजर रखने के लिए और अपना रणनीति तैयार करने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं और कुदरत भी मानता है इस चीज को कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन 100 गुना ज्यादा बेटर है। आप देखेंगे तो लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल नहीं करने नहीं, देगा ना लॉन्चिंग पैड की तरह नहीं। आप मेरे पूरे बात को सुन लीजिएगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है भारत का और उसके साथ साथ भारत एक उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है और भौगोलिक शक्ति है पूरे एशिया प्रशांत में। तो इसलिए भारत के साथ जो इक्वेशन बनेगा अमेरिका का, वो इक्वेशन दूसरा होगा। पाकिस्तान के साथ जो इक्वेशन अमेरिका का रहा वो दूसरा रहा है, भारत के साथ इक्वल बेसिस पे होगा। क्योंकि भारत को अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से अमेरिका की अगर जरूरत है, अमेरिका को भी उतना ही जरूरत है भारत का। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स, मैं उस चीज को इनकार नहीं करता हूं। शायद आगे जाके भारत और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स या फिर बेस्ट एलाइज बन सकते हैं अंतरराष्ट्रीय। महमूद आलम कुछ कह रहे हैं जी। देखिए मैं या प्लीज गो अहेड जी। डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड लीडर है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो भी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सॉलिड और बहुत सुलझे हुए इंसान है। और मैं समझती हूँ कि अगर दो स्ट्रॉन्ग लीडर्स अगर मिलते हैं और दो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, दो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज अगर मिलकर काम करती हैं तो आई थिंक दे विल क्रिएट अ सिनर्जी टुगेदर, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा होगा और दोनों कंट्रीज के विकास की बात होगी और दोनों कंट्रीज के लिए प्रोग्रेस की बात यहाँ पर आएगी। There is no doubt about that in my mind, and a lot of people agree with me over here also with the discussion that it took place few weeks ago, and also there was another discussion actually took place because कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बोलता था पहले और जो वो करेगा उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक इंसान को कभी भी पॉलिसी किसी भी तरह की बनाने नहीं देते हैं। यहाँ के जिस तरह से कांग्रेस, यहाँ की जो हाउस जिस तरह से काम करता है वो बहुत एक डिफरेंट तरीके से काम करता है और सब लोग जिस तरह से RNC ये वो सब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट थे, उसको कोई भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अभी आप देख कि वो जो है वो उनका भी साथ नहीं लेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं जो आउटसाइडर्स हैं और अच्छा दिमाग रखते हैं, आई थिंक ही इज गोना ग्रैब ऑन टू दोस पीपल बिकॉज ही नोज वेयर टू गेट ए गुड हेल्प, गुड हाउ टू क्या बोलते हैं उसको वेडिक करना कैसे करते हैं। जिस तरह से ये
चुनाव करता है, मैं हिंदी का वर्ड ढूंढ रही थी, जिस तरह से अपने लोगों का चुनाव करेगा वो बहुत ही स्मार्टली करेगा और बहुत आउटसाइडर्स को वो अंदर लेके आएगा, जो कि इसने ऑलरेडी ढूंढ के रखे हैं, बिकॉज इसकी नजर बहुत अच्छी है, बहुत शातिर नजर रखता है ये इंसान, बहुत शातिर नजर रखता है इंसान। महमूद आलम, देखिए मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस वक्त अगर आप देखें यूनिपोलर वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुपर पावर यूएसए है, तो पूरे वर्ल्ड में यूएसए को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है जी। अब अगर वो बात करते हैं कि मैक्सिको से जो है हम दीवार बना देंगे, या जिस तरीके से इजराइल ने फ़िलिस्तीन में दीवार बनाई, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। और जहाँ तक आपने इसकी बात की है कि टेररिज्म की बात की है, तो उसमें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यूएसए का कभी ढुलमुल रवैया रहा है इसके लिए। हु हैज़ क्रिएटेड तालिबान? आईएसआईएस को किसने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया? आज तक आप फ़िलिस्तीन को जो है उसका हक़ नहीं दिलवा पाए। तो यहाँ पे अगर ये चाहते हैं अमेरिका के जो है वो जब फेयर प्ले की बात करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है इन कट्टरपंथियों को कोई सपोर्ट मिल ही नहीं सकता अगर आप ये सारे मसले जो है वर्ल्ड के सॉल्व करवा देंगे। यहाँ पे सवाल ये विजेंद्र मुदगल जी, अगर शुरुआत ऐसी होती है और बार बार कहा भी जाता है कितने सारे वेपन्स, इतना सारा पैसा आखिर पहुंचता कहाँ से आईएसआईएस के पास, और साथ ही क्या आईएसआईएस को जी तो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप पुरानी बातें कर रहे हैं, ये सब आप एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं जो पिछले काफी सालों से यहाँ चलता आ रहा था। जैसे कि आप कांग्रेस की बात करते हैं, अगर एक कांग्रेस करप्ट हो चुकी है तो करप्शन के साथ के अंदर से करप्शन ही पनपता है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो बहुत ही अलग किस्म का इंसान है, आप उसको समझने की कोशिश करें। आप उसका शुरू से लेकर अभी तक का कैंपेन देखें कि हिलरी क्लिंटन ये सिर्फ एक ही था, अपना बर्नी और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट 17 कैंडिडेट्स थे जिनको ये हरा के आगे आया है। तो ही इज ऑलवेज बीन अ फाइटर। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये समझता है, इसको पता है कि रणनीति किस तरह से खेली जाती है। यानी तो चीजें बहुत कि आप जरा जस्ट सिट एंड वॉच, जस्ट गिव हिम अ लिटिल टाइम। जैसे कि मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करो, अब डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा सेटल होने दो और फिर देखेंगे आप चेंजेस। मैंने एक्चुअली किसी से कल भी कहा था कि ना जाने कब इन उम्मीदवारों का इन कैंडिडेट्स का बंटवारा हो गया, पता ही नहीं चला कब हिलरी मुसलमान हो गई और ट्रंप हमारा हो गया। तो अब अगर ट्रंप हमारा है तो आप देखेंगे कि ये हमारे साथ जो है, हमारी कंट्री के साथ, हमारे इंडियंस के साथ, लोकल इंडियंस के साथ और हमारे भारतीय वासी जो भारत में रहते हैं उनके साथ ये काफी अच्छी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि हम लोग टोटली इन्वॉल्व हैं इन चीजों। तो संगीता जी, मैं क्या जाते जाते ये समझूं कि अमेरिका में अब की बार जो है वो ट्रंप मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार ट्रंप सरकार जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, एंड टुगेदर इट्स अ सिनर्जी। उम्मीद हम वही करेंगे। विजेंद्र मुदगल, हिलेरी के साथ एक ये प्रॉब्लम थी कि वो एक स्टेटस को पावर समझा जा रहा था जी। और दूसरी विकीलीक्स से एक खबर ये लीक हुई थी कि जहाँ जिस सोर्स से फंडिंग आईएसआईएस को जाती है वहीं से हिलेरी क्लिंटन के लिए फंडिंग के सोर्स पकड़े गए हैं। हाँ। अब हम देखिए स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो आएगा, लेकिन अमेरिका कितना शिफ्ट करता है और कितना इफेक्टिवली करता है ये सिर्फ देखने की बात है। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टेटस को पावर से हटेगी, जो स्टेटस को ओबामा एक मेंटेन करके रखे हुए थे। देखिए ओबामा के सेकंड टर्म जीतने का भी इतना कोई बढ़िया मतलब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो ओसामा बिन लादेन को कैच करके जीत गए। खत्म किया उसके बाद फिर वो अभी हाँ इस इलेक्शन में जो एग्जिट पोल हो रहे थे जी, तो उसके रिजल्ट्स को अगर आप एनालाइज करें, वो मैं आज पढ़ रहा था कहीं, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने जो स्टेटस को पावर थी ओबामा की उसके खिलाफ थे वहाँ जी। मतलब 7 आउट ऑफ 10 6 to 7 पीपल यूज्ड टू स्पीक, मतलब वो चेंज चाह रहे थे। और ट्रंप ने एक एक पॉलिसी के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें पॉलिटिशियन कुछ बात इधर की कर जाते हैं, कुछ उधर की कर जाते हैं, जिसको किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ट्रंप की राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन ही प्राइमरी से लेकर अभी तक उन्होंने हर पॉलिसी में अपना स्टांस स्ट्रेट रखा, क्लियर रखा और वो लोगों को जल्दी समझ आया।
इसके और उसी का फायदा यहाँ उसका पे फायदा डोनाल्ड ये ट्रम्प को हुआ मिला भी है। कि जितना मीडिया, मेनलैंड मीडिया जो उनका था, वो ट्रंप को प्ले डाउन कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को जीत लिया और लोगों ने जो उनके सपोर्टर थे वो डाई हार्ड सपोर्टर, मतलब इस बार ऐसा देखा गया कि जो उनके सपोर्टर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और हिलारी के नहीं थे। वो अंगेज थे, जो सपोर्ट में थे वो पूरी तरह से वो सपोर्ट बहुत में ज़्यादा थे। एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। महमूद आलम, अब की बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह की स्ट्रेटेजीज, जिस तरह की प्लानिंग्स और जिस तरह से पूरी दुनिया को नचाने की, चलाने की कोशिश हमेशा अमेरिका की रही है कि एक तरफ डांटना और दूसरी तरफ पैसे भी दे देना, इस बार उन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल पाएगा? इस बार जो बोल रहे हैं ट्रम्प वही काम होगा? देखिए, होपफुली होना तो यही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि हर कंट्री जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने हितों की रक्षा करती है। तो ओवरनाइटली आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पेंटागन और CIA एकदम से जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर देंगे, बट होपफुली जैसे कि उन्होंने वादा किया है, ये होना चाहिए। जी, और उसके अलावा मैं एक चीज़ कहता था और ये भी बोलूँगा, आज हिंदुस्तान से ज़्यादा अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है और अमेरिका मान भी रहा है। जी, जाते जाते एक छोटा सा कमेंट करता हुआ जाऊंगा मैं। दुनिया जब प्रेसिडेंट बुश जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो दुनिया मानती थी कि प्रेसिडेंट बुश इज एन इंटरनेशनल रॉग। हर कमेंट्री में यही आता था, खास करके मिडिल ईस्ट और तमाम मुल्कों के परिपक्ष में। पर प्रेसिडेंट बुश की जो टेन्योर है वो भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उसी दौरान हुआ, जो अमेरिका के प्रशासन मानते हैं कि यूएस के हित में नहीं था, भारत के हित में था। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि मैं उतना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर मेरा मानना है कि कोई तमाम लोग बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नॉन सीरियस है, पर मैं समझता हूं कि भारत के हित के लिए सबसे बेहतरीन साबित होंगे वो। चलिए, बहुत उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत के हित के लिए भी और दुनिया के हित के लिए वो सही साबित हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस शो में आने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।